नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधूर्मी में कौन सी संधि है? तो सिंधूर्मी में यह दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि है। ठीक है, आगे चलें। खड़ी बोली हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास शौरसेनी से हुआ है। किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आगे चलें। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो देखिए, गांधी ये जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है तो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में यह परिवर्तित हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो देखिए, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? श्र, छ, त्र और ज्ञ। ये 4 व्यंजन होते हैं। जो श्र होता है ये बड़ा श और र के मिलने से बनता है। छ होता है वो क और श के मिलने से बनता है। त्र होता है त आधा त और र को मिलने से बनता है। और ज्ञ होता है आधा ज और इ के मिलने से बनता है। सॉरी, इ को मिलने से बनता है। ठीक है, ज प्लस इ। ठीक है, और यहां श्र है तो श्र श और र के मिलने से बन रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। तो रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? तो ये विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, वाक्य में घर से कौन सा कारक है? तो घर से इसमें क्या है? अपादान कारक है। क्या है? अपादान कारक। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी। तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो इसमें अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, इसमें लेकिन बात क्या है? तो लेकिन बात ये अव्यय है। क्या है? अव्यय। ठीक है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो कटहरा शब्द का तत्सम काष्ठगृह होता है। क्या होता है? काष्ठगृह। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तो इनमें से फारसी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, देहात, सिफारिश, चश्मा, ये तीनों फारसी भाषा का है, लेकिन तारीख ये अरबी भाषा की है। किसकी? अरबी भाषा की। ठीक है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इनमें कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मार। कौन सा? मार। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, मार, मनोज, मनमत, मनमत, कामदेव, मार, मनमत, मनोज, कामदेव, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बिडौजा यह इंद्र का पर्यायवाची है। पिशुन ये चुगलखोर का पर्यायवाची होता है। किसका? चुगलखोर का। ठीक है,
और अश्म है ये पत्थर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे चलें। अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? तो अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि। ठीक है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनुपम। क्या होता है? अनुपम। ठीक है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। ठीक है, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का सही अर्थ बुरी संगत में कलंक लगता है। ठीक है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इक है। कौन सा? इक, औपचारिक। ठीक है, आगे चलें। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संग्रहालय का सही संधि विच्छेद सम प्लस ग्रह प्लस आलय। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलें। यथासंभव में कौन सा समास है? देखिए, जो भी शब्द प्रत्यय लग के यदि बना हुआ है तो उसमें हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, संभव में क्या लगा है? यथा प्रत्यय लग के बना हुआ है तो यह अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आगे चलें। सलमा घर जाती है, यह कैसा वाक्य है? तो सलमा घर जाती है यह सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो जो शुद्ध है उसका चयन करना है। तुम तुम्हारा काम करो ये गलत है, तुम तुमका काम करो ये भी गलत है, तुम तेरा काम करो ये भी गलत है, तुम अपना काम करो ये सही है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। आगे चलें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है? अंत्याक्षरी। कौन सी है? अंत्याक्षरी। ठीक है, ये कव इत्री होता है। क्या होता है? कव इत्री। ठीक है, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय। ये तदोपरांत नहीं होता, ये तदुपरांत होता है। क्या होता है? तदुपरांत। ठीक है, निर्देश देख लेते हैं इनमें। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प चुने। ठीक है, चुन लेते हैं। भारतीय गांवों के, ठीक है, देखिए, भारतीय गांवों के सुधार के लिए र, सुधार के लिए अभी भारत सरकार को य और राज्य सरकार को ल, बहुत प्रयत्न व फिर उसके बाद 6। ठीक है, 1 और 6 करना होगा, यानी र, य, ल, व ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आगे चलें। विभत्स रस का अस्थाई भाव है। विभत्स रस का अस्थाई भाव इनमें से क्या है? तो विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुत्सा होता है। क्या होता है? जुगुत्सा। शोक, शोक यह अस्थाई भाव करुण रस का होता है। किसका? करुण रस का। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? विस्मय, विस्मय होता है। ठीक है, आगे चलें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इन पंक्तियों में चौपाई का प्रयोग किया गया है। क्या है? चौपाई का। ठीक है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तेरी बरछी ने बर छीने खलन के, तो इनमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ठीक है, बरछी बरछी 2 बार। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कांड
बाल कांड है। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? छोटा है तो किष्किंधा कांड है। कौन सा? किष्किंधा। ठीक है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। ठीक है। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। कौन सी? संस्कृत। देखिए निर्देश देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 33 निम्नलिखित गद्यांश को भली भांति पढ़ें। इससे संबंध प्रश्नों में प्रत्येक 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर का चयन करें, उसे चिन्हित करें। तो चलिए गद्यांश को जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांति रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बार को ही परिलक्षित करते हैं। इससे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी यानी डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते हैं जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तप की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात है, कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। ठीक है, अब प्रश्नों को देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो शांत रहो, सुखी रहो। ठीक है। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया? तो क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को महायोग नाम दिया गया। क्या दिया गया? महायोग। ठीक है। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? तो क्रोध को काबू में रखने पे यह पाचन क्रिया से जुड़े सभी रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है। चिंता की रेखाएं कहां उभर आती हैं? तो चिंता की रेखाएं यह ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। ठीक है। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए क्रोध के अनुभव डायरी में लिखें। ठीक है, क्रोध के अनुभव को डायरी में लिखना चाहिए। ठीक है। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? औपचारिक होता है। क्या होता है? औपचारिक। ठीक है। कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? तो वायस का समानार्थी इनमें कौन सा शब्द नहीं है? तो हरित। ठीक है, हरित। आगे चलें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। तो उसका भाई सेक्रेटरी है, लगा हुआ नहीं है, सेक्रेटरी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए
जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अपरिणीत होता है। क्या होता है? अपरिणीत। ठीक है, अब सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो नवंबर 2023 में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पॉल लिंच को। किसको? पॉल लिंच को। ये आयरलैंड के हैं। कहां के? आयरलैंड के लेखक हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज यह कानपुर में है। कहां है? कानपुर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। तो कुल्लू घाटी किसके किसके बीच अवस्थित है? तो ये धौलाधार तथा पीर पांजाल श्रेणी के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। अक्टूबर 2023 में किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो रघुबर दास। किसने? रघुबर दास ने। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार यह हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। कौन सा? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। यह ललितपुर में पड़ता है। कहां? ललितपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व यह ऋषि व्यास को समर्पित है। किसको? ऋषि व्यास को। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? तो देखिए, रामगंगा, गोमती, राप्ती, ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं, लेकिन वेनगंगा यह उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। देखिए, वेनगंगा, पेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, प्राणहिता, प्रवरा, ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। वेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, प्रवरा, ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे चलें। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया? तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? तो एम्स देवघर में। कहां? एम्स देवघर में। ठीक है, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु यह बिंबिसार का पुत्र था। किसका? बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। आगे चलें। अक्टूबर 2023 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? 111वां स्थान। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा देख लेते हैं, कौन सा इनमें सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पंचायत भाग 9 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं भाग 9 क के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 ख के अंतर्गत आता है, यह भी सही है। लेकिन अधिकरण यह भाग 14 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? भाग 14 के अंतर्गत। भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंधित क्षेत्र आते हैं। ठीक है, आगे चलें।
अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? तो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां? नई दिल्ली में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इनमें से प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है कौन सा जनपद? तो देखिए, प्रयागराज जनपद के साथ जौनपुर सीमा बनाता है, भदोही बनाता है और प्रतापगढ़ बनाता है, लेकिन फतेहपुर यह प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य यह भारत में स्थापित किया जा रहा है और भारत के लद्दाख में। किसमें? भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से अग्र मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो मेडुला। कौन सा? मेडुला। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन सा जनपद है उत्तर प्रदेश का? तो लखनऊ। कौन सा? लखनऊ। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो आलू इनमें से किसका स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं यह औरंगाबाद में स्थित है। कहां? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर यह मदुरई में स्थित है। कहां? मदुरई में। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यह स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित है। कहां? स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और दोस्तों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए हैं उसमें डिटेल्स में आपको एक एक प्रश्न को डिटेल्स में समझाया है। उसको यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देखिए। यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो इनमें से किसी के पास नहीं जा सकता। ठीक है। यदि सरकार मौलिक अधिकारों को लागू नहीं करती तो आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जाती है? तो वित्तीय आपात कोई अधिकतम सीमा नहीं है इसकी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है और ये है कहां? तो ये प्रयागराज में है। कहां? प्रयागराज में। ठीक है। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो मुद्रास्फीति के दौरान कर में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है? तो देखिए, जायकवाड़ी बांध यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है। कहां? महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी
जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नर्मदा नदी के द्वारा। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और नर्मदा नदी भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटती है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इनमें नेपाल के साथ सीमा साझा कौन सा राज्य नहीं करता? तो देखिए, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा एक राज्य सिक्किम, क्या है? सिक्किम भी नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाता है। लेकिन असम यह नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता, ये बल्कि किसके साथ सीमा बनाता है? ये भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, लेकिन नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो ये बिस्मिल अजीमाबादी ने की थी। किसने? बिस्मिल अजीमाबादी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। और यह जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? तो सांख्यिकी का जनक किसको कहा जाता है? तो R.A. फिशर को। किसको? R.A. फिशर को। रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रतले पनबिजली परियोजना यह चेनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 22-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना था? तो यह 6.4% था। ठीक है, थॉमस कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप का संबंध यह बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से। निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इनमें से आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है? तो अपना प्यारा भारत यह आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।